थैंक यू। तो हम शो को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं मुंबई शहर की, जहां जमीन की भारी कमी और जर्जर हुए पुराने मकानों के बीच लोगों ने जमीन के नए सिरे से विकास यानी रीडेवलपमेंट की तरफ देखना शुरू कर दिया है। इससे जमीन के मालिक को तो फायदा हो ही रहा है, क्योंकि नए मकान के साथ उन्हें कुछ सुविधाएं भी मिल रही हैं, लेकिन इसमें सावधानी बरतने की जरूरत है। सावधानी नहीं बरती गई तो नुकसान भी भारी भरकम हो सकता है। तो अगर आपके पास है जमीन का बेशकीमती टुकड़ा जिसका आप नए सिरे से विकास करना चाहते हैं, तो किन नियमों और सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए, आइए देखते हैं। 2010 में तब भरत गाला की खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब इनकी बिल्डिंग के पुनर्विकास की खबर आई। कागजी खाके तैयार किए गए, डेवलपर से बातचीत करके करार बने, लेकिन सरकारी नीतियों में तब्दीलियां होने से लगभग 5 साल बाद भी भरत अपने घर के इंतजार में हैं। Since 2010, they were not issuing the NOC, but luckily we 2010 से हम NOC का इंतजार कर रहे हैं और उसके मिलने के बाद रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का काम शुरू हुआ है, लेकिन हमें 4.5 साल इंतजार करना पड़ा। But we waited for 4.5 years. पुनर्विकास प्रोजेक्ट्स का नाम लेते ही ऐसे कई मामले सुनने को मिलते हैं, लेकिन इसके बावजूद मुंबई जैसे शहर के विकास के लिए रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के अलावा चारा भी नहीं है। खरीदार और डेवलपर्स रीडेवलपमेंट का सहारा जगह की कमी और इमारतों के बुरे हाल की वजह से लेते हैं। अगर आप मकान मालिक हैं तो आपको चंद बातों का ध्यान रखना चाहिए। इतना बड़ा फैसला कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के सदस्यों के लिखित सुझावों के बाद सोसाइटी की स्पेशल जनरल बॉडी करती है। हर बैठक की पूरी कार्रवाई रिकॉर्ड करनी जरूरी है और इसके लिए प्रोजेक्ट मैनेजर और टैक्स सलाहकार की मदद भी लेनी चाहिए। अगर कम से कम 70% सदस्य पुनर्विकास के लिए राजी हो गए तो बोली के जरिए डेवलपर को तय किया जाना चाहिए, फिर उससे करार किया जाना चाहिए। आपको एक बहुत अच्छा वकील रखना चाहिए आपको रिप्रेजेंट करने के लिए। ये कॉम्प्लिकेटेड एरिया है और इसमें लेमन का फ्रैंकली कोई काम नहीं है। शुरुआत से ही आपके पास एक अच्छा टैक्स कंसल्टेंट हो जो आपको गाइड करेगा और इंश्योर करेगा कि फ्यूचर में आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि फिर कुछ कर दिया आपने गलत तो फिर उसका कोई इलाज नहीं होता। डेवलपर चुन लेने के बाद आइए उन दस्तावेजों पर नजर डालते हैं जिनकी पड़ताल जरूरी है। बिल्डर के लेटर ऑफ इंटेंट की प्रति जो उसने प्राधिकरण को सौंपी है, बिल्डर को मिली मंजूरी के कागजात, अग्निशमन और पुलिस जैसे विभागों से NOC, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट, बिल्डर के नक्शे और अगर उसमें संशोधन हुआ है तो उसके कागज, कंप्लीशन सर्टिफिकेट और ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट। निर्माण के दौरान डेवलपर किराए के तौर पर तय रकम मकान मालिकों को देता है। ये कॉर्पस फंड की एकमुश्त राशि के अलावा होती है, लेकिन बहुत दफा या तो प्रोजेक्ट में देरी हो जाती है या फिर डेवलपर्स अपना वादा नहीं निभाते। अगर वो डेवलपर से रेंटल अकोमोडेशन भी ले लें तो डेवलपर के लिए मुमकिन है कि अगर प्रोजेक्ट में फिजिबिलिटी ना बचे तो शायद 2-3 साल 4 साल बाद वो रेंट देना बंद कर दे। या अगर दूसरी तरफ से अगर वो इन लोगों को एक अमाउंट दे रहा है जहाँ चाहे वहाँ अपने मकान किराए पे ले लें, उनके लिए अगर उसने रेंट देना बंद कर दिया, इन दोनों सूरतों में जो प्रोजेक्ट अफेक्टेड लोग हैं उनके लिए तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि उनके पास उनके सर पर छत भी नहीं बचता। उधर डेवलपर्स को भी पुनर्विकास के प्रोजेक्ट्स में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिससे सबसे अहम है सरकार की बदलती नीतियों की टोह रखना। डेवलपमेंट काफ़ी क्लोजली लिंक्ड है गवर्नमेंट से, तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज कई बार इसमें चेंज होती रहती है, तो आई थिंक वो एक बड़ा चैलेंज है इंडस्ट्री के लिए। मुंबई से अंकिता सिन्हा की रिपोर्ट, NDTV के लिए। इसी के साथ इस शो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्रॉपर्टी इंडिया, हमें लिखते रहिए। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के सवालों के जवाब हम ना दे पाए हों। हमारी कोशिश होगी ज्यादा से ज्यादा लोगों के सवालों के जवाब देने की। आप हमें ईमेल कर सकते हैं property@ndtv.com पर। इसके अलावा आप हमें SMS भी कर सकते हैं। प्रॉपर्टी लिखें, स्पेस दें और 56388 पर हमें भेज दीजिए। देखते रहिए प्रॉपर्टी इंडिया। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए शो के साथ।